हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, सेल तक का कैलकुलेट कर लिया था, सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया था। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज के हमारे टॉपिक्स होंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन डेवलप करेंगे। दूसरा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज हम इसको अच्छे से समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे और फिर बाद में इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम, अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए हम बताएंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती हैं। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ही है मेनली। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसको समझते हैं। पहले थोड़ा सा इसके बारे में वैसे जान लेते हैं कि अभी तक हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास ये एक चार्ज है, सपोज हमारे पास ये एक चार्ज है प्लस क्यू, तो इसकी चारों तरफ इसकी वजह से एक फील्ड बनेगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल के बारे में हमने ऐसा अभी तक कुछ देखा नहीं था, बस ये पता था कि इसके आसपास हमको एक और क्वांटिटी मिलेगी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक चीज होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही प्रेजेंट रहता है। तो अब इन दोनों में रिलेशन देखते हैं क्या होगा। अब सपोज हमारे पास एक चार्ज है, ये चार्ज है क्यू, पॉइंट चार्ज ही मान लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज है। तो जितना अब तक हमने पढ़ा उसमें आर डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो क्या होगा, जो हमने पढ़ा अभी तक वो होगा E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी ये मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं बस। दूसरा, अगर इसी पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालें तो वो कितना होगा, तो पोटेंशियल होगा V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। तो ये देख सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये है और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये है। अब हमको इन दोनों में रिलेशन डेवलप करना है। तो देखते हैं क्या होगा। पहले थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे कहीं चार्ज रहा होगा हमारे पास, यहाँ पे कहीं चार्ज रहा होगा, और जो कि पॉजिटिव रहा होगा लगभग, तभी तो आउटवर्ड फील्ड बना। तो अब अगर हम इस पॉइंट पे देखें और कोई पोटेंशियल है सपोज V1, और इस पॉइंट पे बात करें ये है V2, तो हमें पता है V1 V2 से ज़्यादा होगा। V1 हमें पता है V1 V2 से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि V1 है सपोज इनका एक डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये है 2 मीटर और ये पूरा है यहाँ से 4 मीटर। तो V1 हो गया के क्यू अपॉन 2 और V2 हुआ के क्यू अपॉन 4। तो V1 क्या हुआ, V1 V2 से ज़्यादा हुआ। अब अगर हम यहाँ पे देखें V1 यहाँ पे था और V2 यहाँ पे था, तो इस डायरेक्शन में इन चलने पर पोटेंशियल कम हुआ, V2 कम है, और ये डायरेक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हमने यहाँ से देखा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने यहाँ से देखा कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है डिक्रीज होता है। अब निगेटिव चार्ज की वजह से भी देख लेते हैं। अब अगर हमारे पास ये एक निगेटिव चार्ज है, ये एक निगेटिव चार्ज है, और इसकी वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमारा पॉइंट ए ये है, यहाँ पे V1 है, पोटेंशियल V1 है, ये V1 पोटेंशियल है और ये V2 पोटेंशियल है। तो अब पोटेंशियल कौन सा ज़्यादा होगा, सपोज पहले की तरह ही मान लेते हैं ये 2 मीटर है और ये पूरा 4 मीटर है, और चार्ज निगेटिव है, निगेटिव क्यू है सपोज, और वो पॉजिटिव क्यू था। तो अब की बार क्या होगा कि V1 आएगा के क्यू अपॉन 2 और V2 आएगा सेम जो पहले आया था के क्यू अपॉन 4। बट क्या होगा कि हमको पता है पोटेंशियल में चार्ज को साइन के साथ रखते हैं, तो माइनस क्यू आएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आएगा। तो माइनस होने की वजह से क्या होगा कि V2 V1 से ज़्यादा होगा, V1 से ज़्यादा होगा, यानी कि ये जो यहाँ पे है ये ज़्यादा है इसके मुकाबले। तो इसका मतलब चार्ज जब हम इस डायरेक्शन में चले
तो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर हम इस डायरेक्शन में चलें तो डिक्रीज होगा। और ये डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो चलिए अब थोड़ा सा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन एक डेवलप कर लेते हैं। अभी तक हमको एक पॉइंट पता चला कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अब सपोज हमारे पास ये एक यहाँ पे चार्ज है Q प्लस Q, और इससे R डिस्टेंस पे हमने दो पॉइंट लिए। सपोज एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये दोनों पॉइंट बहुत ही पास हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही होगी, हमें पता है। अगर ये डायरेक्शन है तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यानी कि इसको V मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो V प्लस dV मान लेते हैं, यानी कि dV डिक्रीज हुआ, इतना डिस्टेंस चलने में dV डिक्रीज हुआ। और यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है सपोज। तो क्या होगा? तो क्या होगा? पोटेंशियल के लिए हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? F डॉट डी आर बाई क्यू नोट V इक्वल्स टू F क्या होगा यहाँ पे? F क्या होगा? अब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे सपोज कोई चार्ज है, उस पर फोर्स इधर को लग रहा होगा कितना? QE, क्यू नोट चार्ज है सपोज, तो क्यू नोट E। तो हम इसके अपोजिट में फोर्स लगाएंगे, एक F फोर्स इसके अपोजिट में लगाएंगे, तो उसको क्या लिखेंगे? अब इन दोनों के बीच में थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं कैसे डेवलप होगा। सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है हमारे पास? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि है E। अब अगर हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है V1, यहाँ पे पोटेंशियल है V1, और ये V2, यहाँ पोटेंशियल है V2, और हमने एक चार्ज को यहां से यहां मूव कराया, क्यू नोट चार्ज को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे हमने मूव कराया। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे मूव कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V2 माइनस V1। और वैसे कितना होगा? हमने पढ़ा था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम मूविंग 1 to 2 विदाउट एक्सिलरेशन। इसको दोबारा फिर लिख देते हैं, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय क्यू नोट। अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन हमें पता है सबको क्या होता है? F डॉट डी आर, फोर्स डॉट डी आर। अब फोर्स कितनी लगेगी? अब जो फोर्स होगी इस क्यू नोट पे, अब फोर्स लगेगी इधर को क्यू नोट E, बट हमें इसको विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ले जाना है। तो हम इसमें एक अपोजिट फोर्स लगाएंगे इधर को, जो भी कितनी होगी? क्यू नोट माइनस क्यू नोट E होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा? माइनस क्यू नोट E डॉट डी आर, वेयर F वॉज माइनस क्यू नोट E। अब ये वर्क डन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? V2 माइनस V1 इक्वल्स टू माइनस क्यू नोट E डॉट डी आर डिवाइड बाई क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, और V2 माइनस V1 सपोज इट विल बी डेल्टा V, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना मिला? माइनस E डॉट डी आर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। या फिर इसको कहीं कहीं पे ये ऐसा भी लिखा मिलेगा, डेल V इक्वल्स टू माइनस E डॉट डेल R। ये दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारा रिलेशन हुआ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। बहुत सी जगह इसी इक्वेशन को या इसी रिलेशन को दूसरी फॉर्मेट में ऐसे लिख देते हैं, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। बट ये नहीं है, बट इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अभी हम देखेंगे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं। ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। अगर ये होता डेल V इक्वल्स टू माइनस E डी आर, E डेल आर, तो इसको शायद ऐसे लिख सकते थे, फिर इसको ऐसे लिख सकते थे, बट अब नहीं लिख सकते हैं। तो देखते हैं अब क्या लिख सकते हैं। हमारा जो रिलेशन आया था वो क्या था?
डेल वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल आर। और यहां से ये जो माइनस है ये वही शो कर रहा है जो हमने पहले प्रूव किया है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, नहीं, यही शो कर रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वही दिखा रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज। तो अब देखते हैं, अब हमने वेक्टर्स पढ़े थे, अगर वेक्टर्स को याद करें थोड़ा तो हम इसमें ई को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ई को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ई होगा वेक्टर ई इन एक्स डायरेक्शन ये, प्लस इन वाई डायरेक्शन ये, प्लस इन जेड डायरेक्शन। और डेल आर को भी कैसे लिख सकते हैं, डेल आर को कैसे लिख सकते हैं, या फिर कहिए डी आर को कैसे लिख सकते हैं, डी आर को इसको ऐसे लिख लेते हैं, डी वी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। डॉट है अभी, ये नहीं सोचना है कि डी वी और डी आर लिख दिया तो ऐसे भी इस तरफ भेज सकते हैं आसानी से। तो इसको डी आर को कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई डॉट डी आर। अगर हम ई डॉट डी आर निकालें तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो हमें मिला ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। अब अगर हम v को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, डेल v बाई डेल एक्स इक्वल्स टू, अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई और डी जेड क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि y और z तो कांस्टेंट हो गए ना फिर, तो डी वाई और डी जेड जीरो। तो इसका मतलब क्या है, ये टर्म भी जीरो ये टर्म भी जीरो, बोथ आर जीरो। तो ये टर्म बची, तो ये तो सिर्फ x की ही टर्म है और x के ही रिप्रेजेंट में x के ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगी, तो dx से dx कैंसिल, ये बचा हमारे पास ex, क्या बचा ex। तो यहां से हमें मिला डेल v बाई डेल एक्स इक्वल्स टू ex। सिमिलरली डेल v बाई डेल y इक्वल्स टू ey and then del v by del z equals to ez। तो ex ey ez को डायरेक्टली नहीं ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, अगर कहीं पे लिखा हो dv by dr इक्वल्स टू e, ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, ये ही तरीका है। हाँ, अगर कहीं पे वन लाइन मोशन ही हो, वन लाइन में ही है इलेक्ट्रिक फील्ड भी, सिंगल लाइन दिखाया है, एक्स डायरेक्शन में ही है, तो वहां पे लिख सकते हैं डी में, वो भी डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई, और वहां पे ये नोन होगा कि जो ई है वो एक्स डायरेक्शन में ही है। तो ये था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्या रिलेशन था, मेन रिलेशन तो ये था डी वी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, सॉरी डेल वी बाई। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन कैसे निकालते हैं, और वो रिलेशन क्या थे, पहला था डेल वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल आर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वी इक्वल्स टू, जहां पे निगेटिव साइन शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इनका मतलब क्या है, पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं। इक्विपोटेंशियल, बेसिकली इसमें दो वर्ड हैं, इक्वी और पोटेंशियल, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इक्वल पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल। तो बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो हैं जिन पे पूरी सरफेस पे, अगर ये एक सरफेस है तो इस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहे। वो कैसे हो सकती है,
जानने के लिए पहले वो देख लेते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल, एक हमने क्वेश्चन किया था पीछे कि हमने एक स्फेरिकल सेल पे पोटेंशियल निकाला था, तो हमने देखा था उसकी पूरी सरफेस पे जो पोटेंशियल आया था वो आया था V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो पूरी सरफेस पे यही पोटेंशियल था। इसका मतलब क्या है कि वो पूरी सरफेस इक्वी पोटेंशियल थी, कहीं भी चले जाओ पोटेंशियल सेम ही है। अब होता क्या है ऐसी ऐसी सरफेसिस के साथ कि जहां पे पूरी सरफेस पे पोटेंशियल सेम हो, थोड़ा सिंपल करने के लिए ऐसे बना लेते हैं, ये एक सरफेस है और इस पे पूरी पे पोटेंशियल सेम है, यहाँ भी वी, यहाँ भी वी, यहाँ भी वी, यहाँ भी वी। इसका मतलब ये है कि अगर इसके कोई दो पॉइंट लें, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो वी ए माइनस वी बी होगा वी माइनस वी, क्योंकि दोनों तो सेम है। तो डेल वी जो होगा इनका हमेशा वो जीरो होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। अब हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स टू मूव अपोजिट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिवाइड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब अगर डेल वी जीरो है तो यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या मिलेगा, एक्सटर्नल फैक्टर क्या मिलेगा, जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फैक्टर है जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटोरियल सरफेसिस पे एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट ये क्या बनता है, तो ये इसके बारे में कुछ बातें हुई। अब इसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, पॉइंट वाइज प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है पहली प्रॉपर्टी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पर फिर देख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जैसे ये है, तो किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए, किसी भी टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी कि W इक्वल्स टू जीरो होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फैक्टर क्या होगा, जीरो। ये अभी हम समझ चुके हैं और ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी जान लेते हैं। पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि वर्क डन अगर जीरो है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फैक्टर जीरो है और डेल वी भी जीरो था, इक्विपोटेंशियल है तो डेल वी जीरो होगा। तो डेल वी का भी हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, डेल वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल आर। अब अगर डेल वी जीरो है तो क्या होगा, माइनस ई डेल आर कोस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहां पे आर तो जीरो नहीं होगा, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेंगे आर तो जीरो नहीं है, कवर किया है कुछ डिस्टेंस। ई भी जीरो नहीं है क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होती हैं, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं होती हैं। तो ये भी जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो क्या हो सकता है, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोस थीटा इक्वल्स टू है जीरो, यानी कि थीटा इक्वल्स टू है 90 डिग्री। इसका मतलब ये है जितनी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा राइट एंगल पे होगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कहता है कि कोई भी दो इक्वेटोरियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों, जैसे सपोज हमारे पास ये एक सरफेस है और इस पे पूरी पे जो पोटेंशियल है वो V1 है। अब एक दूसरी सरफेस है जिसने इसको काटा है ऐसे। अब अगर ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं कहीं पे, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, दो पोटेंशियल हो जाएंगे। एक तो इसकी वजह से V1 नाम दे लीजिए और एक इसकी वजह से V2। बट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे पोटेंशियल तो सेम ही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम। वेरियस चार्ज सिस्टम, अलग अलग चार्ज सिस्टम की वजह से कैसे होगी, तो देखते हैं इसको। पहला पॉइंट, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से देखते हैं क्या होगा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
अब पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पता है, सपोज ये एक पॉइंट चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी आर डिस्टेंस पे कितना होगा, हमने पढ़ चुके हैं ये, वो होगा, सपोज ये एक आर डिस्टेंस है, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V होगा वो होगा के क्यू अपॉन आर। अब सॉरी, के क्यू अपॉन आर। अब अगर हम आर ही डिस्टेंस पे यहाँ पे दूसरा पॉइंट लें, आर डिस्टेंस पे, तब भी पोटेंशियल इतना ही रहेगा। अगर हम यहाँ पे दूसरा एक और पॉइंट लें आर डिस्टेंस पे, तब भी इतना ही रहेगा यहाँ पे। मतलब कि हम किसी भी डायरेक्शन में आर डिस्टेंस पे अगर कोई भी पॉइंट चूज करते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू यही रहेगी। इसका मतलब ये है, अगर हम इन सारे पॉइंटों को मिला देते हैं, अगर हम इन सारे पॉइंटों को मिला देते हैं तो हमें एक ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन पाया है, ये एक सर्कुलर मिल जाएगा। यानी कि जैसे एक पॉइंट चार्ज है तो ऐसे ऐसे इस एक सर्कल पे सारे में पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, V की वैल्यू चारों तरफ सेम रहेगी। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो ये सर्कल बनेगा किसी आर डिस्टेंस पे, जो सर्कल बनेगा यहाँ ऐसे आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, पूरे में सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। अब हमने देखा था कि हमें पोटेंशियल कितना मिला, V इक्वल्स टू माइनस ई डेल V इक्वल्स टू माइनस ई डेल आर। और एक और हमने निकाला था, क्या निकाला था कि dV बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स। अब अगर यहाँ इसको हम ऐसे लिख दें, डी एक्स इक्वल्स टू डी वी बाई ई एक्स, इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर पोटेंशियल सेम हो, अगर इससे हमें क्या पता लगता है कि डी एक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो डी एक्स कम होगा, यानी कि गैप कम होगा, और ई एक्स कम होगा तो गैप ज़्यादा होगा। मतलब जैसे सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव एक निगेटिव। तो अब जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऐसे होगा, और निगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऐसे ही होगा। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऐड होगा तो यहाँ ज़्यादा होगा। अगर यहाँ की बात करें तो पॉजिटिव की वजह से ऐसे होगा और निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये होगा। तो यहाँ इसके कंपैरिजन में यहाँ का कम होगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। अगर ये सिंगल चार्ज होता तो सर्कुलर बन जाती, बट वो ऐसी बनेगी, ऐसी। सिमिलरली इसकी वजह से इस पे भी ऐसी बनेगी, इस पे भी ऐसी बनेगी। अब ये हुआ क्या है यहाँ पे कि ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे देख रहे हो गैप बहुत कम है। अगर इसका कंपैरिजन करें, इसका कंपैरिजन करें तो क्यों कम है? अगर हम देखें यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, वो ज़्यादा है, और ज़्यादा होगा तो हमने देखा है भी क्या, डी एक्स कम होगा, यानी कि गैप कम होगा। यहाँ का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कम है और डी एक्स ज़्यादा है। तो जब दो चार्जेस होंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये वाली होंगी जो डायग्राम में बनाई गई है। अगर दोनों चार्जेस सेम साइन के हुए, जैसे ये तो अपोजिट थे, अगर सेम साइन के हुए तो क्या होगा? अगर सेम साइन के हुए तो फिर सपोज ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो अब उल्टा होगा। जैसे यहाँ पे इस एक की वजह से इधर को होगा, एक की वजह से इधर को होगा, जबकि यहाँ पे इसकी वजह से इधर को होगा और सेकंड वाले की वजह से भी सेम यहाँ पे पहले की वजह से भी यहाँ, दूसरे की वजह से भी यहाँ। तो इसका जो फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, सॉरी इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी वो कैसी होंगी देख लेते हैं एक बार। वो होंगी, सपोज ये एक पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से कुछ ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे गैप कम होगा और यहाँ पे ज़्यादा होगा। लास्ट वन, केस 4, जब हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जब ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होंगी? तब इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी होंगी, ध्यान दीजिए, ऐसी। ऐसी पैरेलल रेक्टेंगुलर शीट एक तरह से मान लीजिए आप इनको, ये ऐसी होंगी। तो ये थी हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू वेरियस चार्ज सिस्टम्स।